الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها آمنت بالله صدق الله العظيم। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पहले अपना तारुफ जनाब जो महकमे से लोग आए हुए हैं काइंडली करवाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर वहीद मलिक, मेंबर टैक्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जी खालिद महमूद टीपू, सेक्रेटरी टैक्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उमर अलवी, स्पेशल सेक्रेटरी लॉ। जी मोहम्मद नादिर, एडिशनल डायरेक्टर लेजिस्लेशन लॉ डिपार्टमेंट। जी सर, आज के एजेंडे पर पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल है, बिल नंबर 87 ऑफ 2025। तो डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कमेटी को ब्रीफ करें कि क्या बिल है ये। जी सर, ये लास्ट ईयर इसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स और इसमें अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें आईएमएफ की कंडीशनैलिटी के मुताबिक इसमें सर्टेन चेंजेस की गई थी। वो असेंबली से बिल पास होके हाउस से पास होके तो वो लेजिस्लेट हो गया था। उसमें एक क्लॉज लाइव स्टॉक की ऐड थी कि जो लाइव स्टॉक का नंबर है वो भी वैल्यूएट होगा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के लिए, वो अप्रूव हो गया था। उसके बाद नेशनल टैक्स काउंसिल की फेडरल गवर्नमेंट की मीटिंग हुई, जिसमें ये ऑब्ज़र्व किया गया कि प्रोविंस को इसके ऊपर लेजिस्लेट नहीं करना चाहिए और लाइव स्टॉक को आपको इसमें से एक्सक्लूड करना चाहिए। तो उसके बाद ये सिर्फ अमेंडमेंट एक्ट है कि लाइव स्टॉक का इनकम टैक्स जो है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से उसको सिर्फ एक्सक्लूड करना है। ये सर ब्रीफ सा एजेंडा, 3 अमेंडमेंट्स हैं। जनाब चेयरमैन, जब ये बिल पेश किया गया था उस वक्त हमने इस पर एतराज़ किया था कि ये लाइव स्टॉक को इसमें ना शामिल किया जाए, क्योंकि इनकी तादाद और उनके जो यूटिलाइजेशन होती है आवाम की, उसका तयन करना बहुत मुश्किल होगा। तो अब ये क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है कि जी ये डिपार्टमेंट ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि जब ये बिल अभी 2-3 महीने पहले कमेटी में आया था, इसी कमेटी में, तो जी हाँ, उस वक्त ये तमाम मेंबर्स ने इतराज़ किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनली लाइव स्टॉक को इसमें आप नहीं लेके आ सकते। उस वक्त ले आए थे और अब निकालने लगे हैं। दूसरा ये कि आपने जो कंडीशन बताई है ना, ये मेरा ख्याल है इस फोरम के उसमें ये मुनासिब नहीं है कि किसी की कंडीशन पे यहाँ पे बिल नहीं पास होते। ये खुद मुख्तार फोरम है। जी वेल नोटेड। इसमें एक तो ये नवंबर 2024 में ये बिल पास हुआ था, गालिबन उसकी टाइम की बात की जा रही है। और जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, इसको गवर्नमेंट खुद भी पूरा तरीके से रीस्ट्रक्चर करना चाहती थी, जिसको मुकम्मल तौर पर कर लिया गया है। इसमें क्योंकि जो आपकी टैक्स काउंसिल है और उसको 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट ने मकसूद था, उसकी मीटिंग एक्चुअली इस एक्ट के पास होने के बाद हुई है। 7 को ये हुई है 4 दिसंबर 2024 में। तो बाकी प्रोविंसेस ने भी नहीं किया और ये अल्टीमेटली फिर ये गवर्नमेंट पंजाब ने थ्रू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिसाइड किया कि आप इसको विड्रॉ कर लें। लेकिन ये जो पॉइंट है कि इसको कैसे करना है, ये क्यों करना था, ये वैसे टैक्सेबल है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का ये मैंडेट है। आप ये प्रोविंस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से निकल जाएगा। ने भी उस वक्त यही बात की थी, लेकिन जी लॉ डिपार्टमेंट इसमें अपनी राय ज़बरदस्ती किया गया था। जी हाँ सर जी लॉ डिपार्टमेंट सर
सबमिशन ये है कि इसमें लाइव स्टॉक इज़ अ डेलीगेटेड सब्जेक्ट, प्रोविंशियल एम्बेट में आता है। लाइव स्टॉक के ऊपर टैक्सेशन जो है वो प्रोविंशियल एम्बेट में आता है। और लेकिन ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, डेफिनेटली पहले इंक्लूड हुआ था। दे आर ब्रिंगिंग अप दिस सो फार एज जो इनका ड्राफ्ट है वो हमने वेट कर लिया, वी डोंट हैव एनी इशू विद दैट। लेकिन डिसीजन लेना कि जी क्या इसको आपने इस टैक्सेबल करना है कि नहीं करना, लीगल पोजीशन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट कि इट इज़ अ डेलीगेटेड सब्जेक्ट विद द प्रोविंसेस। सूबाओं को इख्तियार है कि लाइव स्टॉक के ऊपर टैक्सेशन करें या ना करें, बाकी की कमेटी की अपनी जवाबदेही है। थैंक यू सर। लेजिस्लेशन का या टैक्सेशन का इख्तियार है? लेजिस्लेशन का सर, लेजिस्लेशन। जी, तो बात तो टैक्सेशन की हो रही है। सर इसमें सर सबमिशन ये है कि इसमें फिर जनरल आपके जो जनरल क्लॉजेज हैं वो आपके अप्लाई हो जाएंगे कि डेफिनेटली जब एक स्पेशल लॉ के तहत ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का पार्ट बन जाएगा तो स्पेशल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ऑन द जनरल लॉ। तो अगर ये AIT का पार्ट बन जाता है, वेदर वो अप्लाई होता है या नहीं होता, तो जनरल लॉ से ये एक्सक्लूड हो जाएगा कि जी इसको सूबा खुद टैक्स कर रहा है। तो और एम्बेड भी उनका लेजिस्लेशन के थ्रू, लेजिस्लेशन का इख्तियार था, उन्होंने लेजिस्लेशन करके इसके ऊपर टैक्सेशन कर दी है, लिहाजा ये जनरल लॉ से एक्सक्लूड हो जाएगा। जब यहाँ से होगा, अगर आप यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे तो जनरल लॉ में टैक्सेशन जो है वो किसी चीज़ के ऊपर टैक्सेशन कर सकते हैं, अनलेस द डबल टैक्सेशन का प्रिंसिपल जो है कि डबल टैक्सेशन नहीं होगी। तो इफ़ एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो डबल टैक्सेशन, तो उसमें यह है कि फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकेगी। लीगल पोजीशन इसकी है सर। थैंक यू सर। सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा सेक्रेटरी टैक्सेस कि जो टैक्स काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें चारों सूबों के नुमाइंदे शामिल थे। तो उसमें FBR का ये व्यू था कि ये फेडरल सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इसको ऊपर पर्टिकुलर स्पेशल टैक्स नहीं लगा सकती, और ये एक जनरल इनकम जैसे अदर बिजनेस होते हैं उसकी उसी तरह ये फेडरल गवर्नमेंट इनकम टैक्स इस पर ले सकती है अगर कोई टैक्सेबल इनकम किसी की हो तो बाकी जो सूबे थे उन्होंने तो अभी तक ये अमेंडमेंट्स चूँकि की नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने तो वो विड्रॉ कर गए और हमने चूँकि कर ली हुई थी, तो फिर हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनके साथ एग्री किया कि हम भी इसको अपने जो हमने, चूँकि हम ज़रा जल्दी काम करते हैं, बाकी तरह लेट उन्होंने की थी अमेंडमेंट्स, हमने जल्दी कर लिया, तो हमने इसको एग्री किया है वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि इसको हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे इसमें से। इजाज़त है सही। ये पहले तो ये डिसाइड करें, लॉ डिपार्टमेंट कहता है कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आप कहते हैं ये फेडरल सब्जेक्ट है, तो अनलेस वी आर क्लियर कि इज़ इट अ फेडरल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट, हाउ डू वी प्रोसीड फर्दर? सर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है और उसके ऊपर कोई टैक्स लेवी होना है तो वो एज़ पर जो हमारा कंसेंसस हुआ फेडरल गवर्नमेंट के साथ, उसके तहत वो फेडरल सब्जेक्ट मान लिया जाए। अगर इस असूल को मान लिया जाए तो फिर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स के लिए आपको लेजिस्लेशन सूबे ने क्यों की है? सर ये क्लियर है कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है हमारा सूबे का ही डिपार्टमेंट है, और जो लेजिस्लेशन है जिस तरह सर फरमा रहे हैं वो भी हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है। और जो पहला प्रपोज़ल आया था वो बेसिकली यही था कि लाइव स्टॉक से जो इनकम जनरेट होती है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम का हिस्सा बनाया जाए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, लेजिस्लेटिव लिस्ट को देखें, उसमें स्पेसिफिकली लाइव स्टॉक नहीं है। उस वक्त भी हमने ये सर्च किया था कि वेदर इट बिकम्स पार्ट ऑफ एनी इनकम विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द लेजिस्लेटिव लिस्ट आर नॉट। तो वो कोई ऐसा हमें नहीं मिली थी, कोई ऐसी एविडेंस कि वहाँ पे वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में कोई कनेक्ट होती हो, जिसकी वजह से ये प्रपोज़ल आया, पॉलिसी डिसीजन आया, गवर्नमेंट ने ये इसको एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक से जनरेटेड इनकम टैक्स को हिस्सा बनाने का डिसीजन लिया। तो ये ना पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल था ना अब है, अब तो ये पॉलिसी डिसीजन है। उस वक्त पॉलिसी डिसीजन ये था कि इसको पार्ट बनाया जाए, अब ये पॉलिसी डिसीजन है कि इसको पार्ट ना बनाया जाए। इसमें कोई इस तरह की इलीगैलिटी या अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ना उस वक्त इन्वॉल्व थी ना अब इन्वॉल्व है। बाकी जो डिपार्टमेंट बात कर रहा है वो भी दुरुस्त अपनी जगह पर बात कर रहे हैं, वो बेसिकली फोकस कर रहे हैं ओवरऑल इनकम को, वो इसको स्पेसिफिकली लाइफ स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एक थिन लाइन, एक डिफरेंस है। नहीं, इसमें जब बात होगी ना बेसिक लॉ स्ट्रक्चर की कि हर वो आमदन जो आपकी इनकम कहलाएगी उस पे जो टैक्स लगेगा वो फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी।
वो सेक्रेटरी रेवेन्यू ये बात कर रहे हैं कि ये बेसिक असूल है, नहीं उसमें एक्सेप्ट कर दिया गया है फेडरल बोर्ड में। सर इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ सर प्रिंसिपल ऑफ डबल टैक्सेशन है कि टैक्स जो है वो एक बार लिया जाए जी। तो जनरल लॉ ये है कि कोई भी इनकम आप जो जनरेट करेंगे जिस सोर्स से मर्जी हो उसके ऊपर इनकम टैक्स जो है फेडरल गवर्नमेंट उसको इम्पोज करेगी और लेवी करेगी, कलेक्ट करेगी। फिर आ जाती हैं आपकी जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट हैं, तो अब उसमें जो प्रोविंशियल लिस्ट है, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट एज अ पार्ट ऑफ 18th अमेंडमेंट। अब हमारे पास लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही मौजूद है। अब जो सारी इनकम्स हैं, देयर आर स्पेशल लॉज जो कि प्रोविंसेस ने लेजिस्लेट किए हैं बाय वर्च्यू ऑफ द डेलीगेटेड लिस्ट। एग्रीकल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। जब इन्होंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा दिया तो उसके ऊपर एक स्पेशल लॉ आ गया कि एग्रीकल्चर से जितनी भी इनकम डिराइव होगी उस पर सूबा जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगा। सो बाय वर्च्यू ऑफ दैट लॉ वो जनरल लॉ जो था इनकम टैक्स का वो उससे एक्सक्लूड हो गया। देयर इज़ नो प्रोविज़न कि उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा होगा एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन चूंकि सूबे का अपना स्पेशल लॉ है लिहाजा वहाँ से एक्सक्लूड हो गया। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्रेंस अगर हम देखें कि लाइव स्टॉक के ऊपर, जब लाइव स्टॉक के ऊपर उन्होंने लाइव स्टॉक को भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में डिफाइन कर दिया कि जी इट विल, इस पे जो टैक्स है वो सूबा लेगा। लाइव स्टॉक की लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है वो प्रोविंशियल लेवल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, उसके ऊपर आप डेलीगेशन लेजिस्लेशन कर सकते हैं। जब वो इस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का पार्ट बन गया तो वो फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर से टैक्स नहीं ले सकती। उनके कहीं नहीं लिखा हुआ कि लाइव स्टॉक के ऊपर आप टैक्स नहीं लेंगे या ये कि लाइव स्टॉक के ऊपर आप टैक्स लेंगे, ये भी नहीं लिखा हुआ। ऑल इनकम के ऊपर ले सकते हैं, लेकिन चूंकि वो इसका पार्ट था लिहाजा वहाँ से वो एक्सक्लूड हो गया कि डबल टैक्सेशन नहीं हो सकती। अब ये इस कमेटी के पास है और फाजिल असम्बली के। हमारा सवाल ही ये है जो वहाँ से हमें कहा जा रहा है ना कि अब फेडरेशन में ये फैसला हुआ कि आप वापस ले लो, क्या फेडरेशन डायरेक्ट कर सकती है कि आपने ये टैक्स लेना है नहीं लेना? एक जब ये हमारा प्रोग्रेटिव है, हमने तो कानून पास कर दिया, हो गया, टैक्स लग गया, तो अब अगर वो फैसला करना है या नहीं करना, वापस लेना है, वो तो सूबाई गवर्नमेंट को, असेंबली को, उनको करना है या हमने उनकी डायरेक्शन पे करना है? बात यहाँ हो रही है, इस पे बताएं। जी सर, ये मेरे ख्याल में मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डायरेक्शन नहीं सर, एक कंसिलेटरी एक बॉडी है जिसको नेशनल टैक्स काउंसिल कहते हैं, जहाँ पर तमाम टैक्सेस की डिस्कशन, उसकी कोऑर्डिनेशन तमाम प्रोविंसेस की फेडरल गवर्नमेंट की होती है। इस पे कोई गवर्नमेंट किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पर्टिकुलर किसी आइन के तहत को डायरेक्ट नहीं कर रही। ये एक आप समझ लें कंसिलेटरी बॉडी है, कोऑर्डिनेशन बॉडी है, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन के लिए और लीगल डिस्कशन के लिए डिस्कशन होती है और हार्मोनाइज करने के लिए कि आपके जो लॉज हैं प्रोविंशियल और टैक्सेस हैं जैसे जीएसटी है वो तमाम सूबों में हार्मोनाइज हो। ये उसकी कोऑर्डिनेशन की एक काउंसिल है और इसका वही स्टेटस है जो किसी भी काउंसिल का होता है। वहाँ पे ये बात डिस्कस हुई है और ये रिकमेंड किया गया उन्होंने कि आप इससे, बाकी सूबों ने भी किया। एक्चुअली हमें और क्लैरिटी हो जाती है अगर बाकी प्रोविंसेस ने उस टाइम ये कर लिया होता। सिर्फ हुआ ये उस टाइम से कि काउंसिल की मीटिंग हुई, बाद में सिर्फ उस वक्त पंजाब वाहिद सूबा था जिसने लेजिस्लेट कर लिया हुआ था, बाकी तीनों प्रोविंसेस अभी अमेंडमेंट के फेज़ में थे, तो उन्होंने ये अमेंडमेंट्स नहीं की थी। तब ये डिसाइड हुआ कि आप इसको रेफर बैक करके आप इसको यहाँ पर अगर निकालना चाहें तो इसको यहाँ से आप निकाल लें। और अगर इसकी स्ट्रिक्टली लीगल पोजीशन जो है तो हम, क्योंकि ये सिर्फ एक मिनट्स हैं, इसकी लीगल स्टैंडिंग एक डिफरेंट है। और अगर जिस तरह लॉ डिपार्टमेंट बात कर रहा है, वी टेंड टू एग्री टू द लॉ डिपार्टमेंट जो कि एक ऑफिशियल हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्पोक्सपर्सन है लॉ के लिए। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि मोस्टली मेंबरान ने उस वक्त भी अपोज़ किया था इस टैक्स को कि ये नहीं ऐड होना चाहिए एग्रीकल्चर में। फिर इसकी एक डेफिनेशन चेंज की गई थी लाइफ स्टॉक की, वो डेफिनेशन को ऐड किया गया। अब ये जो आप अमेंडमेंट ला रहे हैं ये थ्रू आउट द लाइन सब चीज़ों को पुराने वाले स्टेटस पे आप लेके जा रहे हैं या सिर्फ अमेंडमेंट एक टैक्स की हद तक आप इसको निकालने की तरफ जा रहे हैं? एक बात ये, और एक अब बात ये कि ये जो हमारा एग्रीकल्चर का जो टैक्स है इसको ये आपकी जो कौंसल है उसमें ये क्लियर है चीज़ कि उस पर 2 दफ़ा टैक्स नहीं लिया जा सकता, क्योंकि
जो भी अगर किसी ने एग्रीकल्चर फार्म बनाए हुए हैं तो वो उन पे टैक्स दे रहा है उसको, FBR को भी, और यहाँ पे भी जो पटवारी हजरात हैं वो भी उससे टैक्स पंजाब गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है, तो वो डबल टैक्स तो उसको हो गया। इन दो चीज़ों को ज़रा आप बताइए। अच्छा सर, आपकी बात उस एंगल से बिल्कुल ठीक है। जब रिटर्न जमा करवाते हैं ना, तो जैसे लॉ ने कहा, तो अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है ना, उधर वो आप रिटर्न में आप शो करते हैं, आप टैक्स उसके ऊपर देते नहीं है, क्योंकि वो प्रोविंशियल प्रोविंस उसके ऊपर टैक्स लेता है। और इसकी जो लीगल पोजीशन है, ये इसके मिनट्स के पैरा 6 के ऊपर, उसमें यही लिखा हुआ है कि चेयरमैन FBI इन्फॉर्म दैट लाइफ स्टॉक इज़ अ फेडरल सब्जेक्ट एंड कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। और ये इसी तरह ही है, जैसे मैंने आपको पढ़ा, ये एक एग्जेक्टिव बॉडी का डिसीजन है, तो लॉ डिपार्टमेंट का जो इंटरप्रिटेशन है प्रिवेल करेगी इसमें। मौजूद है जनाब चेयरमैन, मैं तो बार बार ये कहता हूँ, मेरे जैसे अनपढ़ आदमी को अंग्रेज़ी आती नहीं है, तो वो अब मुझे क्या, ये क्या मेरे सामने क्या रखा हुआ है, तो मैं तो बार बार स्पीकर साहब भी डायरेक्शन दे चुके हैं कि ये ड्राफ्ट एक कापी इसकी उर्दू वर्जन 7 होगा। जी ज़रूर, आइंदा से हर मर्तबा कहा जाता है, आइंदा से उर्दू वर्जन ज़रूर आप एक सबमिट कीजिएगा जी डिपार्टमेंट। जी। अगर सर मैं ब्रीफली आपको तीनों अमेंडमेंट दिखा दूं, बहुत सिंपल सी, शायद क्लैरिटी आ जाए। एक सेकंड मेरा सवाल ले लें। ये जो अभी आपने पढ़ा है, इसमें तो क्लियरली वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। लॉ डिपार्टमेंट सेज इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। हम पहले तो इस पे क्लैरिटी लें ना। अर्ज कर देता हूँ सर, वहाँ से फिर आगे चलते हैं। सर खालिद साहब काइंडली 260 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एग्रीकल्चरल इनकम डिफाइंड है, मींस एग्रीकल्चरल इनकम एज डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू इनकम टैक्स। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाइव स्टॉक को ऐड नहीं किया गया फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर, ये क्वाइट क्लियर है। इट मींस कि ये सब्जेक्ट फेडरल का नहीं है। अब आ जाते हैं जो इनकम टैक्स का लॉ है, वो क्या कहता है। ये उसकी सेक्शन 41 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की। उसके अंदर एग्रीकल्चरल इनकम मींस बाकी रेंट रेव वगैरह वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, वहाँ पे लाइव स्टॉक इंक्लूडेड नहीं है। इट मीन्स कि जब तक उस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर लाइव स्टॉक मौजूद नहीं है तो वो सूबे की डोमेन है, जिसकी वजह से हमने प्रीवियसली उसको लेजिस्लेट भी किया और उसको ऐड भी किया। और जब तक ये यहाँ पे एडेड है, वो प्रोविंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लाइव स्टॉक को ऐड नहीं कर सकता। जब ये यहाँ से विकेट होगा तब उनका डोमेन आ सकता है। वो एग्रीकल्चरल इनकम से मुतालिक सेक्शन 41 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, उसको अमेंड करके वो वहाँ पे डाल सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट होगा, इलीगल नहीं होगा। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन है। से या टैक्सेशन नहीं कर सकते, फेडरल का डोमेन है, इसलिए यहाँ से निकालना ज़रूरी है। उनका मौक़िफ़ ये है। नहीं, ये पॉलिसी डिसीजन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली या सर देखें वो जो लिखा हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबव नहीं है। वो एग्जाम पढ़ने दें। मैं सर मैं रीसबमिट कर देता हूँ। पढ़ने दें। जी मैं दोबारा मैं रीसबमिट कर देता हूँ। मैंने जैसे कि पहले कहा कि किसी भी लीगल मैटर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो लॉ डिपार्टमेंट का व्यू है वो फाइनल है, डिपार्टमेंट की जो इंटरप्रिटेशन जो भी हो। अब मैं ये मिनट्स पढ़ देता हूँ। ये एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसका डिक्लेरेटरी या लीगल बाइंडिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इंटरप्रिटेशन में नहीं है। मैं ये पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है चेयरमैन FBR इन्फॉर्म दैट लाइफ स्टॉक इज अ फेडरल सब्जेक्ट एंड कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। बस ये बात, यही सवाल है, यही सवाल सर। ये तो सर मिनट्स में लिखा हुआ है। अब ये लॉ डिपार्टमेंट की बात ठीक है, ये पॉलिसी डिसीजन है, इस हाउस का प्रिविलेज है, ये इस कमेटी का प्रिविलेज है। This is a wrong interpretation of what you have decided there. How can they encroach on the provincial domain? ये प्रमा फिशाई ऐसा ही लग रहा है कि दोनों डिपार्टमेंट्स का मौक़िफ़ इनकंसिस्टेंट है, एक दूसरे से नहीं कर। इसको क्लियर करें। सर मैं उस वक्त भी देता हूँ, जो लॉ डिपार्टमेंट की इंटरप्रिटेशन है हम उससे एग्री करेंगे। जी ठीक हो गया। अगर आपने इसको with this, but that should be part of the minutes के ये जो हमारी डिस्कशन है कि this is a provincial subject
एंड ये हमारा ही डोमेन रहेगा. मैं उस पे दे देता हूँ. Even in future, if the provincial government wants to tax it, it's not the federal government that is going to come and tax livestock. It's the provincial government that's going to tax the livestock. ये हमारा ऐसा Whenever. जी सर, इसको मिनट भी क्लियरली कर लें और इसमें सबमिट ये करेंगे कि अब वंस इट्स डन जो भी डिसीजन होता है विल टेक अप विद द फेडरल गवर्नमेंट टैक्स काउंसिल में, ये बिल्कुल. पिछले अमेंडमेंट भी करेक्ट करवाएंगे ये करेक्ट जो करें. लीगल पोजीशन. जी बिल्कुल ये सही. बात ठीक है. हाँ बस ठीक हो. लॉ डिपार्टमेंट ये देख लीजिए कि ये यहाँ पे जो तय होगा, जो कमेटी के मिनट्स में आएगा, वो ये होगा कि आइंदा फेडरल इस पे लेजिस्लेट नहीं कर सकेगी. ये आप देख लीजिए. सर मैं अर्ज़ पहले भी किया, मैं रिपीट कर देता हूँ. जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्वाइट क्लियर है, उसने ये छोड़ा है कि जो एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन होगी वो होगी जो इनकम law में टैक्स लिखी के हुई तहत दी हुई होगी. ठीक है. टिल टाइम ए लाइव स्टॉक वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है. दैट्स वाई कि हम कहते हैं कि ये चूँकि उन्होंने अपने लॉ के अंदर नहीं लिखा तो हम उसको कर सकते हैं. ऑन दैट वेरी रीज़न यहाँ से पिछला जो प्रपोज़ल है वो अप्रूव हुआ. अब चूंकि पॉलिसी डिसीजन है, जब ये हम इसको निकालेंगे इट मींस कि ये डोमेन विकेट हो जाएगी और फेडरल एम्पावर हो जाएगा. अगर वो चाहे तो इनकम टैक्स के अंदर जो ऑर्डिनेंस है वो उसमें डाल लेगा. जब वो वहाँ पे उसको इंक्लूड करेगा तो फिर प्रोविंस नहीं कर सकेगा. सर जी, वो उसके लिए सर, इनकम टैक्स ऐसे- ऑर्डिनेंस को अमेंड करना पड़ेगा. सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वो अमेंड जब करेंगे वो तो एक अलग बात है. हम तो बात कर रहे हैं एज ऑफ टुडे, आज की बात करें ना. एग्जैक्टली. एज ऑफ टुडे प्रिवेल ये करेगा कि दिस इज़ अ प्रोविंशियल टैक्सेबल सब्जेक्ट वन. एंड द सेकंड पॉइंट इज कि ये जो उन्होंने लिखा वो गलत लिखा है. उन्होंने जो कहा है कि दिस इज अ फेडरल सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ फेडरल. इट्स इवन इफ इट्स नॉट अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ फेडरल सब्जेक्ट ऑल्सो. नहीं सर, इसमें- आप जो कह रहे हैं, जो आपने वो Constitution का स्पेसिफिकली लिखा- उन्होंने कहा कि इट्स आपने- नॉट अ प्रोविंशियल आपने डोमेन. Constitution हम का उससे हवाला एग्री दिया। नहीं करते. जज साहब, सर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं, एग्रीकल्चर जो है उसको उसका पार्ट एंड पार्सल नहीं बनाया गया. यही कहा ना. मैंने सुन ली. अब मैं उसी पे आ रहा हूँ. मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब क्या जो इनकम ऑर्डिनेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रिवेल कर सकता है? सर कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रहा है कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर इसको डिफाइन किया जाएगा. वो एम्पावर कर रहा है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन. डिफाइन ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ. वही तो मैं कह रहा हूँ ना. ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ नहीं है. लाइव स्टॉक ਨੂੰ एज ऑफ टुडे हम उस पर Grey लेजिस्लेट area. हमने कर सकते हैं, हमने किया भी. जी. उस वक्त यही बहस थी, हम कहते थे इसको ना करें, उन्होंने कहा जी हम करेंगे, कर दिया. अब ये बहस है कि फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि ये प्रोविंशियल डोमेन नहीं है. आई डिसएग्री विद दिस. इट इज़ अ प्रोविंशियल डोमेन. अगर फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर वो ये कहते हैं कि जी ये डोमेन हमारा भी नहीं है, उनका भी नहीं है, वो एक अलग बात है. वही बात बनती है आइन के मुताबिक. तो वही बात वही होती है, बात. ग्रे एरिया है वो. ग्रे एरिया. वो ये कैसे कहते हैं कि उनका. सबमिट करता हूँ सर इसमें दो पॉइंट्स हैं जो कि इस टाइम डिस्कस हो रहे हैं. एक ये कि क्या ये फेडरल सब्जेक्ट है या प्रोविंशियल सब्जेक्ट. वी आर वेरी क्लियर कि ये इट इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट. Being a federal subject, it's a policy decision of the province to impose tax on that subject or not. अभी जो आपकी 2024 की जो अमेंडमेंट आई थी उसमें लाइव स्टॉक वॉज इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की डेफिनेशन में. सो बाय वर्च्यू ऑफ दैट इसके ऊपर वो टैक्सेशन हो गई थी. सर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको मिसाल देता हूँ. CNSA है, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट. ये फेडरल गवर्नमेंट का लॉ है. फेडरल गवर्नमेंट का CNSA एक्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान पे इम्पोज है, हर जगह सारों चूम. KP ने अपना CNSA एक्ट आज से 2.5 साल पहले लेके आया. उस एक्ट में एक क्लॉज थी जिसके बिकॉज दैट वाज अ स्पेशल लॉ. तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये हुई कि ANF जो था उसने KP में ऑपरेशंस करने बंद कर दिए. वो उधर उन्होंने जो भी FIR लॉन्च की उनकी कोर्ट्स ने उसको इमीडिएटली उसको स्ट्रक डाउन किया कि CNSA एक्ट KP का जो है दैट प्रिवेल्स ओवर CNSA एक्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. अब अगर फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार है कानून के तहत कि वो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में लाइव स्टॉक को ले आए, लेकिन अगर वो इस
चेंज के बगैर लेके आते हैं तो एग्जैक्टली रेप्लिका हो जाएगा CNSA एक्ट का लाइफ स्टॉक के हद में, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने उधर किया हुआ है और प्रोविंस ने भी किया हुआ है। सो विच विल प्रिवेल, चूँकि ये सब्जेक्ट प्रोविंशियल है तो द प्रोविंशियल सब्जेक्ट विल प्रिवेल। अब ये पॉलिसी डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट का, इट्स वेरी क्लियर, इट इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब उस पर टैक्स करना है या नहीं करना, दैट इज़ द डिसीजन टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट। मेरा सवाल फिर वहीं आ गया, लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ना? अच्छा, जब वो लेजिस्लेटिव लिस्ट आ गई है उसमें कोई अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनेगी, उसके यही नहीं है ना? अब वो नहीं है, अगर उसमें ऐड होना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए होना है, उसको कोई नोटिफिकेशन जो है वो उस पे उसको वैलिड नहीं कर सकता। मेरा ये सवाल है। मैं अगर इजाज़त दें तो ऑनरेबल सर, जो जनाब फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस करंट केस के अंदर जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। 260 की जो क्लास है एग्रीकल्चरल इनकम में, वो पढ़ देता हूँ। मीन्स एग्रीकल्चरल इनकम एज डिफाइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू इनकम टैक्स, यानी कि ये वहाँ पे होनी है जो इनकम टैक्स का लॉ है, वो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, उसी की सेक्शन 41 के अंदर ये एग्रीकल्चरल इनकम मौजूद है। इट मीन जी डेलीगेट की है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है इसमें। बहरहाल यानी कि साबित ये हुआ है, तय ये हुआ है कि ये प्रोविंशियल असेंबली जो है ये कर लाइफ स्टॉक पे टैक्सेशन कर भी सकती है टैक्सेशन, और इसे विड्रॉ भी कर सकती है, जो आज करने जा रहे हैं। जी सर। सर मेरा एक सवाल है, गलत थोड़ा सा हट जाएगा इससे, लॉ से जो आपने CNA की मिसाल दी है, इसमें एजुकेशन में एक इंस्टीट्यूशन है HEC, एक इंस्टीट्यूशन है PHEC, अब कौन प्रवेल करेगा? ये दो सेपरेट लॉज हैं सर जिसके तहत बनी हुई है। पहले HEC थी, अब PHEC पंजाब के अंदर है। इसमें सर इसकी एक थोड़ी सी थिन लाइन है। जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो HEC के पास है, वो फेडरल सब्जेक्ट है। जो PHEC है बेसिकली उसी का इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, और उसके नीचे जो यूनिवर्सिटीज़ पंजाब के अंदर हैं उसका वो एक कमीशन है जिसको उसने रेगुलेट करना है, अदर दैन दोज मैटर्स विच आर टू बी रेगुलेटेड बाय द HEC, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन है मेनली। इसमें आप देखेंगे, आपको भी मुझसे ज़्यादा इल्म होगा कि जब ये कोई फैकल्टी शुरू करते हैं तो वो PHEC उसको नहीं देखता, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइजेशन है, उस प्रोग्राम को तकमील तक पहुंचाने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन HEC करेगा। और इवन के जो पंजाब की यूनिवर्सिटी डिग्री जारी करती है वो PHEC उसको नहीं करता, उसको HEC वेरीफाई करती है कि उसके क्या उन्होंने स्टैंडर्ड मीट किए हुए हैं, प्रोग्राम पूरे किए हुए हैं, जितने क्रेडिट आवर्स थे वो उन्होंने पूरे फुलफिल किए हुए हैं, वो जो फर्दर कोई रिक्वायरमेंट्स हैं वो HEC देख रहा होता है, वो करता है। ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। जब एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया तो फिर इसके बाद तो फिर कंट्रोल फेडरल में कैसे रह सकता है? मैं अर्ज़ करता हूँ सर, देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स तय किए गए और लेवल्स मुकर्रर किए गए कि ये काम फ़िलां करेगा, ये काम फ़िलां करेगा। अगर हम चाहते हैं कि वो सारा का सारा सूबों को हो जाए, इट मीन्स कि फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ कहता है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन ऊपर रहेगी विफाक के पास, वो हमें डिवॉल्व करनी पड़ेगी नीचे, दैट कैन बी डन। लेकिन ये है कि उसके लिए हमें जो मेन हमारी एक सुप्रीम बुक है उसके उन प्रिंसिपल्स को फिर वैसे चेंज करना पड़ेगा ताकि हम इनेबल हो जाएं कि जो HEC फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो PHEC करे। मेरा यही सवाल है कि जब वो डेलीगेट हुआ बतौर सब्जेक्ट एजुकेशन, ठीक है ना, उसमें कहीं ये जिक्र था कि स्टैंडर्डाइजेशन फेडरल के पास रहेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन का मौजूद है। अगर फेडरल का लॉ भी देखें तो उसमें भी ये डिस्टिंक्शन क्रिएट की हुई है। अच्छा। तो इसलिए HEC ओवरऑल हमारी सुपरा बॉडी बन जाता है इन द यूनिवर्सिटीज़ के मैटर्स में, और PHEC उसके नीचे एक एग्जीक्यूटर बन जाता है। लेकिन इन सम मैटर्स टू द यूनिवर्सिटीज़ वो इंडिपेंडेंट भी है। ठीक, जी जी, इट्स नॉट एग्जैक्टली। एक मेरा आपसे सवाल है कि वो ये जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ जो अमेंड किया था उसके अंदर जो
रेट्स थे ऑफ टैक्सेशन रेट्स जो थे वो उस वक्त छोड़ दिया गया था कि कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी और वो एट द टाइम ऑफ बजट वो पेश किया जाएगा विद द फाइनेंस बिल। तो वो इस दफ़ा मेरी नज़र से गुज़रा नहीं फाइनेंस बिल में कहीं पे उसको आपने एक नोटिफिकेशन मैंने देखा है जो मार्च का है जिसके अंदर रेट्स डिफ़ाइन किए गए हैं और उसके अंदर सेक्शन 3 का उन्होंने जहाँ पे रेट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का जिक्र है वो कहते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट द एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स in respect of the total agricultural income of a taxpayer in a tax year shall be levied, assessed and collected on such rates as provided in the schedule। और फिर उसके नीचे वो शेड्यूल भी दिया हुआ है जो इनकम टैक्स का से मुताबिकत उन्होंने उसको किया है। बट दिस डिडंट कम विद द फाइनेंस बिल। तो एक्ट तो प्रोवाइड करता है कि इट शुड कम विद द फाइनेंस बिल। ये ज़रा आप देखें क्योंकि अगर ये इस तरह आप करेंगे तो ये तो चैलेंज हो जाएगा दिस बिकॉज दैट हाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, आपका कानून कहाँ खड़ा है? नहीं वही कह रहा हूँ ना, ये नहीं कानून पहले पास हुआ है लेकिन वो आप बजट के साथ तो आना था ना उसमें। मैं वही कह रहा हूँ ये मार्च में इन्होंने नोटिफाई किया सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट। प्रोविजन ऑफ द एक्ट ये कहता है कि इट शुड कम टू द असेंबली आएगा, ठीक है। उसके साथ उसको वो जो शेड्यूल है उसको आप असेंबली से पास कराएंगे, ठीक होगा। अब इसमें सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट से एक चीज़ है कि ये हम इसको वकेट तो कर देते हैं क्योंकि ये होना भी चाहिए, पहले से राय ये थी। लेकिन उसके बाद अगर कल को दोबारा ये लॉ या कोई टैक्स लगाना पड़े तो फिर वो पावर्स उसकी पंजाब असम्बली के पास ही, हम पंजाब के पास ही रहेंगे कि फेडरल उसको टेकअप कर लेता है। अगर वो फेडरल उसको टेकअप कर लेता है जैसे वो, तो फिर वो दोबारा हम कर सकेंगे या नहीं? हमें ये इसके अंदर आप ये कर दें कि आप इसको अगर ये जो मिनट करेंगे जिस तरह मैंने आगे गुजारिश की कि उसके अंदर आप स्पेसिफिकली ये जो आर्ग्यूमेंट्स लॉ डिपार्टमेंट ने दिए हैं इसको पॉइंट बना के और फेडरल गवर्नमेंट का वो जो पॉइंट है उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शुड रिफ्यूट दैट कि ये जो वो कहते हैं कि इट्स ये हमारा डोमेन नहीं है और फेडरल डोमेन है, उनको वो स्पेसिफिकली लिखेंगे लॉ डिपार्टमेंट डजंट एग्री विद दिस। वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी कह दिया है कि ये जो वो है एग्री इस कर मामले गया में भी सर। राय उनकी प्रिवेल करेगी। एज ऑफ टुडे तो वो नहीं कह सकते ना कि उनका डोमेन है एज ऑफ टुडे। वो कल लेजिस्लेट कर लें वो एक अलग बात। जी सर ये क्वेश्चन कमेटी इस को अप्रूव करती है, ये अप्रूव है जी ये बिल यूनानिमसली अप्रूव कर दिया कमेटी ने फॉर पैसेज बाय द असेंबली। जी सर हम गाने ये बिल तो हो गया। अब ये जो अमजद अली जावेद साहब ने सवाल किया था ना वो हायर एजुकेशन के हवाले से असिस्टेंट, वो सर ये लेजिस्लेटिव लिस्ट का पार्ट 2 है, उसका सीरियल नंबर 12 है। स्टैंडर्ड्स जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, वो इसमें स्टैंडर्ड्स में फेडरल में रखा है उन्होंने। चेयरमैन साहब मैं ना अगर इजाज़त हो मैं कहते हैं वहीं ना मैं जनाब का हुक्म हुआ तो मैं हुक्म है कड़े बैंक में दिए है ना दिए पूरे मेंबर टैक्स इसलिए मंगा लो ना शॉप पूरा करा दियो। वो मंगवाई है जी, वो देखे थे।
मंगाइए आ रही है वो जी दुकाना के बारे से दुकाना के किराए वो है कि पिछली दफ़ा मीटिंग में एक बात पुटअप की थी रेवेन्यू बोर्ड के मुतल्लिक। हमारे जो हैं वो अलाटमेंट हमारी तहसील नूरपुर में लोगों की हुई है, उसमें ये है कि लोगों ने अक़सात जमा करवा दी है। क्लियरली बोर्ड का कोई आर्डर नहीं है कि इनको हकूक़ मलकियत ना दिए जाएं, लेकिन हकूक़ मलकियत उन्होंने रोक कर रखे हुए हैं। जी ये वही बात है ना। तो इसमें ये है वो क्लियर करें कि क्यों उसमें पहले 20,000 मेरा ख्याल है उन्होंने रेट लगाया था, फिर कहा कि 1 लाख लोगों ने वो भी मान लिया, लेकिन उसके बावजूद लोगों को वो जो है हकूक़ मलकियत नहीं दिए जा रहे। एक मसला ये है, एक ये है कि हमारे वो चकूक को नंबरदारों को रकबे अलाट हुए थे, कुछ को हो गए हैं, कुछ के केस अभी रेवेन्यू बोर्ड में पड़े हैं, जिनके हुए हैं उनके आर्डर भी हमने ले लिए हैं। तो इक्वल होना चाहिए, अगर कुछ के हो गए हैं तो दूसरों के भी हो जाने चाहिए। सर जो एजेंडा है वो भी टेकअप हो जाएगा, नेक्स्ट मीटिंग में भी उसके जवाब आ जाएंगे। अटामिक एनर्जी के हैं, चश्मा ब्रांच के हैं, ग्रामो फूड है, आबादकारी है, ढेर सारा गवर्नमेंट का जितना रकबा था उस वक्त उन्होंने दिया कि आप किस्तें जमा करवाएं। लोगों ने किसी की एक किस्त रह गई है, उन्होंने किस्तें रोक दी हैं। लोग परेशान हैं कि अब हमसे लेके हकूक़ मलकियत हमें दिए जाएं। नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं होता। अच्छा, अब वो लाई होना है जिस दिन से नया नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद के केसों पे। तो हमारे जो वहाँ अफसरान बैठे होते हैं वो उनका ट्रेनिंग तरबियत ही है कि काम को ख़राब करना, लटकाना कैसे, ठीक है ना। वो ही है ना, वो बात में वही गवर्नमेंट ने हमें वर्बली मना कर दिया। ऐसा ही है वो उसी पे क्लैरिटी, ये जो मेरी एडजमेंट मोशन है उसी हवाले से है कि एक बाकायदा पॉलिसी तय हो, पॉलिसी बने, तो उसमें एक डिसीजन हो जाए कि इसे कैसे इन्होंने रिजॉल्व होना है। जी, उसमें ये करते हैं ना जी कि ये डीसी साहब की पावर है। जब डीसी साहब के पास लोग जाते हैं तो वो कहते हैं मैंने पावर एडीसीआर को दे दी है। एडीसीआर के पास लोग जाते हैं तो एडीसीआर कहता है कि डीसी साहब ने मुझे पावर दी है लेकिन रोक दिया है, करने नहीं है। ये तो वो मतलब है कुछ लोगों के वो मनपसंद लोगों के कर देते हैं। कमेटी वाले बता देना।
ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਸ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? एग्रीकल्चर इस बाद ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। कि पिछली मीटिंग में भी उन्होंने कहा था कि हम इसका आपको जवाब देंगे, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इसका जवाब नहीं है। पूछे ना, अगर उन्होंने कहा था मिनट्स में है तो फिर पूछें क्यों नहीं आया जवाब। तो मैं यही चेयरमैन साहब से पूछ रहा हूँ कि वो उन्होंने चेयरमैन साहब, ये लास्ट जो कह रहे हैं मलिक साहब कि वो लास्ट मीटिंग के मिनट्स में ये बात शामिल थी, डिपार्टमेंट को पाबंद किया गया था कि इस पे वो लेके आएगा जवाब। लेकिन एजेंडे में वो वाली अच्छा, आज एजेंडे पे नहीं है, नेक्स्ट मीटिंग में एजेंडे पे आ जाएगी वो। ठीक ठीक सर, ठीक सर, ओके सर। आगे जी उसमें भी यही है ना, कुछ नंबरदार 10 साल से अपना एंजॉय कर रहे हैं लेकर, कुछ बेचारे केस लड़ के कभी रेवेन्यू बोर्ड, कभी हाई कोर्ट, कभी फिर नीचे फॉरवर्ड हो जाता है केस। भाई ना उसमें 8 बजे आगे बह गए यार। पूरा सर ठीक ठाक कैसे मेरे करा ले। सारे आए नहीं हाँ वो पूरे पंजाब मेरे ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਿਆ ਮੈਂ ਹੈ नहीं तो मैं कर देना ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਲਾਣਾ ਲੈ प्रोफेसर साहब एक आगे क्वेरी है, एक प्रॉपर्टी है, ज़मीन है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, उसका कस्टोडियन है बल्दिया। बल्दिया ने वो प्रॉपर्टी रेंट आउट कर दी इस शराइत पे कि इस पे स्ट्रक्चर आप बना लें। स्ट्रक्चर बना लिया उन्होंने। अब 2 मालिक आ गए हैं उस पर, एक स्ट्रक्चर का मालिक, एक ज़मीन का मालिक, एक तीसरी पार्टी दरमियान में है, एजेंट है। अब जो ज़मीन का मालिक है वो कहता है जी कि मैं तो नए सिरे से इसे नीलाम करूँगा। अब वो नीलाम अपनी चीज़ तो कर सकता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे कर सकता है? पहले तो उसके स्ट्रक्चर का फैसला होना चाहिए, या वो स्ट्रक्चर वो एक्वायर करें, या मालिक को उसका जो भी तरीक़ाकार है, फिर तो वो दोनों चीज़ों को बेवक्त नीलाम कर ले। तो जब वो दरमियान में है तो फिर इसका कोई दरमियानी हल नहीं होना चाहिए? मैं ज़ाती राय तो दे सकता हूँ, लीगल नहीं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है ना रेवेन्यू और कॉलोनीज से है, तो मैं डील करता हूँ टैक्सेस डिपार्टमेंट को। तो ये क्वेरी का आपका आंसर या कॉलोनीज या रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे सकते हैं। इन्हों को बाद पूछ लें, चलो आप बताएं जी ज़रा इस पे, आप बताएं। सर इसमें कॉलोनाइजेशन एक्ट जो है गवर्नमेंट का, उसमें एक टर्म यूज़ हुई हुई है इम्प्रूवमेंट।
कि जब आप कोई लॉट किसी को या रकबा किसी को आप अलॉट करती है कॉलोनी डिपार्टमेंट, तो वो उसके ऊपर अगर ट्यूबवेल लगाता है, कोई स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसके ऊपर वो इम्प्रूवमेंट करता है। तो एट टाइम्स तो ये एक वक्त तो ये होता था कि जिसमें इम्प्रूवमेंट जो था उससे अलॉटी का उसके ऊपर कोई एक बेहतर राइट ज़रूर क्रिएट हो जाता था, लेकिन ये आई एम नॉट रियली क्लियर, क्योंकि हमें इसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क करना होगा। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की लेटेस्ट कॉलोनी डिपार्टमेंट इसके ऊपर ओपिनियन दे सकता है कि उनकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर लेटेस्ट पॉलिसी क्या है। अगर आप लॉ डिपार्टमेंट से कहते हैं तो फिर हम थोड़ा सा उसके ऊपर होमवर्क करना पड़ेगा। इसमें देखें ना, एक तो है इनक्रोचर, इलीगल ऑक्यूपेंट, उसकी पोजीशन डिफरेंट है। एक आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका मौजूद है, वो कहता है टेनेंसी एक्ट है कि आप अगर कोई चीज़ लीज करते हैं उसको आप अगर कंटिन्यू फर्दर लीज करते हैं, मैं ज़रा क्वेश्चन तो उसमें आप इतनी ये है कि 10% आप करते रहेंगे टिल कि उसको अपनी ज़रूरत के लिए स्टेट को वो जगह ना चाहिए हो तो वो नहीं आपसे वापस लेगा। अब वो ज़रूरत के लिए तो चाहिए नहीं, वो करना तो लीज ही चाह रहा है, तो फिर उसका फर्स्ट राइट कहाँ गया? उसने जो गुडविल क्रिएट की 50 साल 60 साल वो कहाँ गई? उसका स्ट्रक्चर जो है उसने उस पर लाखों रुपया लगाया, वो कहाँ गया? तो उसमें वो नीलामी का जो पॉलिसी, अब आप लोग अफसर लोग हैं बना लेते हैं, ठीक है, अच्छा वो नीलामी डाल दी उसमें। यहाँ तक तो ठीक है कि चलो रीअसेस कर लें आप अगर उस वक्त नहीं किया भी, तो अब नीलाम के ज़रिए जब आप किसी चीज़ को लेके जाएंगे तो वो बग़ैर उसके स्ट्रक्चर का फ़ैसला किए, उसकी गुडविल का फ़ैसला किए। मैं इसमें ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, हमें देखना ये होगा कि जो उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंसी है उसका लीगल स्टेटस क्या है। अगर वो किसी लीज़ किसी कंट्रैक्ट के तहत आया है तो फिर तो उस कंट्रैक्ट की जो क्लॉजेज़ हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हमें वो देखनी पड़ेंगी कि उसके ऊपर जो उसने इम्प्रूवमेंट्स की या स्ट्रक्चर रेज़ किया तो उसका एट द टाइम जब वो लीज़ या कंट्रैक्ट ख़त्म होगा तो स्टेटस क्या होगा। ख़त्म हुआ ही नहीं, बात यूँ नहीं, एक तरफ अख्तियार है ना, वो कहती हम ख़त्म कर रहे हैं, या तो ना कि ये 3 साल के लिए था, ये 5 साल के लिए था, ये 10 साल के लिए था। सर इसमें भी जो एसओसीज बनी हुई है ना, स्टेटमेंट जो उसके सेक्शन के तहत हैं, वो भी कुछ प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि मेरे जो इल्म में है कि पिछले कुछ दिनों में, बल्कि कोई साल शायद हो गया हुआ, ये रिवाइज़ हुई हैं, तो उसके अंदर यकीनन इस तरह की सिचुएशन के लिए कंडीशंस दी गई जो रिवाइज होगी ना वो जी, तो आएंगे ना नए के नहीं रिवाइज जो हुई है कुछ कहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादा अभी तक वो लिटिगेशन में ही है, मैटर सारे लिटिगेशन में ही पड़े हैं। मेरा तो ये एक सवाल है इसमें जो आपने कह दिया कि उसकी क्लास है, अगर वो क्लास वहाँ कोई ऐसी मौजूद नहीं है तो फिर क्या होगा? हमें देखना पड़ेगा जो रिवाइज्ड कंडीशंस हैं उसको कवर किया होगा। तो हुआ ही नहीं सर, हुआ नहीं है, लेकिन होगा ना, एक्सपेक्टेड है ना उसमें कि ये फर्दर नीलाम होकर किसी और को देने जाए। पहले का कुछ रिजॉल्व होगा, पहले वो एग्री होगा तो फिर नया लागू होगा ना। अभी तो पहले वाला लड़ रहा है कि जी आप ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसको रिन्यू करें, इसको एक्सटेंड करें, ठीक है ना। तो वो अब एक्सटेंड करने का मतलब तो सर ये हुआ ना कि उसकी ओरिजिनल टर्म तो एक्सपायर फिर हो चुकी हुई है। अच्छा, जब ओरिजिनल टर्म एक्सपायर हो जाए, वो तो जो पहले एग्रीमेंट है ना, कहीं कोई मुद्दत का तज़किरा ही नहीं है उसमें, ठीक है। ये तो अब लागू करने जा रहे हैं सर, फिर एक्सटेंशन तो नहीं बनती है ना। वो कह रहे हैं नहीं जी हम आपको बाहर खड़ा कर देंगे, क्या करें वो? जो स्पेसिफिक कोई प्रोविजंस हैं हमें वो देखनी पड़ेंगी तो अकॉर्डिंगली। जी जी जनाब, आप तो महकमा क्या है वो कौन सा? सर आपसे मेरा क्वेश्चन है चेयरमैन साहब, 2025 का जो हमारा अभी एक कानून पास किया है, इसमें एग्रीकल्चर वालों ने शिक नंबर 3 है, ये नोटिफिकेशन हुआ है, इसमें ना PSQ एक इदारा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड, वो अप्रूवल देते हैं किसी भी फर्टिलाइज़र का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। अब पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब ये जो हमारे अभी जो पास हुआ है कानून, इसमें ये कहते हैं जी हम
इसी पे हम काम करेंगे, इसको हम पास करेंगे। अब दो जगह से किसी भी आदमी को अगर फैक्ट्री लगानी है या काम करना है तो दो जगह से अप्रूवल चाहिए। एक पंजाब गवर्नमेंट वही राट मांग रही है, उधर PSQ भी उसकी मंजूरी देगी। ये दोनों ये जी बताएं। जी जी फेडरल से होता था और इसके अंदर जी इसके अंदर अभी बल्कि एक ना फैसला है हाई कोर्ट का, चारों सेक्रेटरी बैठे हैं उसके ऊपर, उन्होंने इस बात पे बल्कि फैसला हाई कोर्ट का आ भी गया है कि आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि वफाक का इदारा है, वफाक ये काम कर रहा है। तो इसको सुबह के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप चेक कर सकते हैं, उसकी आप लेबलिंग चेक कर सकते हैं, उस पर आप म्यार चेक कर सकते हैं। लेकिन आप एक जब इतनी बड़ी आपके पास वफाक के अंदर एक कौंसिल का पूरा एक सिस्टम है तो आप डबल करके तो आप लोगों को इस तरह ख़राब करेंगे। अच्छा सर जी, एक तो ये है कि क्योंकि ये दूसरी कमेटी जो हमारी अगली मीटिंग स्टार्ट होनी है, मुझे पता ये उसी से रिलेटेड है और डिपार्टमेंट भी नहीं है। लेकिन उससे पहले जो मैं एक सरसरी सी जनाब को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं मैं अर्ज़ करता हूँ सर जी, सर इसमें ऐसा नहीं किया गया कि उस इदारे को ये पाबंद किया गया हो कि अपनी वो ओरिजिनल या बेसिक रजिस्ट्रेशन वो पंजाब के साथ करे। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन उसकी उसी इदारे के साथ होगी, लेकिन वो चूँकि काम पंजाब के अंदर कर रहा है तो यहाँ भी वो एक तौर पर रजिस्टर होगा यहाँ पे। सर पंजाब पाकिस्तान वो री रजिस्ट्रेशन नहीं है। देखिए पंजाब पाकिस्तान में है, सुबह सिंध भी है, बलूचिस्तान भी जी बिल्कुल है, वो सब जगह करवाएगा, वो काम कैसे करेगा? नहीं सर देखें पाक से करानी ही करानी है, लेकिन क्या पंजाब को ये हक नहीं होगा कि उसको पता हो कि मेरे सूबे के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, क्या उनका मैकेनिज्म है, कितनी प्रोडक्शन है, कहाँ जा रही है। फॉर दैट पर्पस वो यहाँ पे एक उसको रजिस्ट्रेशन का नाम दें या जो भी नाम दें वो है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं है जो बेसिक विफाक कर रहा है, ना ही वो उसके ऊपर प्रिवेल करेगी, ना ही वो ख़त्म होगी, ना ही उस इदारे का राइट हम ले रहे हैं, ना ही विफाक की उस पावर को हम इनक्रोच कर रहे हैं। जब वो इदारा एक कानूनी हैसियत दे देता है किसी को और आप उसको कहते हैं नहीं ये हमसे भी ले, तो आपने उसको ख़त्म कर दिया उसको। नहीं किस तरह राणा साहब इत्तेफाक सुनो मेरी नहीं, वो तो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, कापी टू फलान सेक्टर इंडस्ट्री कर दे फलान कर दे। देखिए अमजद साहब टेकअप करिए तैयार हो गया। मामला ये है कि पंजाब के देही इलाकों, कस्बों और शहरों के गिरदो नवाब में लाखों की तादाद में लोग सरकारी ज़मीनों पर बरसों से गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं। इन ज़मीनों पर गैर रस्मी आबादियाँ, दुकानें और कारोबारी मराकज़ कायम हो चुके हैं। हुकूमत के लिए इन कब्ज़ा ग्रुपों से ज़मीन वागज़ार करवाना एक नहायत मुश्किल और हसास मामला बन चुका है, क्योंकि ज़बरदस्ती कार्रवाई की सूरत में संगीन नौइयत के इंसानी अलमिए, अफरा तफरी या अमन व अमान के मसाइल जन्म ले सकते हैं। ये भी काबिल ज़िक्र है कि इन ज़मीनों पर आबाद लोग कई दहाइयों से यहाँ आबाद और रहाइश पजीर हैं और इनकी कई नस्लें वहाँ पली बड़ी हैं। ऐसे हालात में ये मसला ताकत की बजाय पॉलिसी और फहमो फरास्त के साथ हल किया जाना चाहिए। आए रोज़ ऑपरेशन के नाम पर इन लोगों से रकूम बटोरी जाती हैं और ये महकमा माल के अहलकारान का मुस्तकिल ज़रिया आमदन व कब्ज़ा ग्रुपों का मुस्तकिल कारोबार और हुकूमत के लिए मुसलसल दर्द सर है। इस मसले के मुस्तकिल, पायदार और जामे हल के लिए इस ऐवान में बहस करके जामे पॉलिसी मुरतब की जाए। इस सूरत हाल से अवामुन्नास और सिविल सोसाइटी में शदीद तशवीश और इस्तराब पाया जाता है। इसमें सर एक सबमिशन है, एक सिमिलर नेचर की एक और एडजमेंट मोशन है जिसके मूवर मियाँ साकिब खुर्शीद साहब, जनाब अमजद अली जावेद साहब, मलिक नौशेल खान अंजुम नंगड़ियाल साहब हैं। उसका नंबर 335/24 है, वो भी कॉपी से डिपार्टमेंट को दे देंगे। उसमें बिलखसूस विहाड़ी में जो तोबा बिहाड़ी, हाँ बिलमूम पूरा पंजाब और बिलखसूस विहाड़ी, आप पढ़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नौइयत के मसला को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी की जाए। मामला ये है कि कौमी अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के मुताबिक हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब भर बिलखसूस बिहाड़ी और दीगर अजला में 75 साल से बलदियाती अदारों की जानब से किरायादारी पर कायम दुकानात की असर नौ ओपन नीलामी करवाने के
का हुक्म दिया गया है, जो अवाम दुश्मन फैसला है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब भर में ज़िला कौंसल और म्यूनसिपल कमेटी ने अपनी अपनी हदूद में ज़िला कौंसल और म्यूनसिपल कमेटी रोज़े अव्वल से वसूल कर रही है और मौका पर किराया की शरह में इजाफा भी किया जाता है। अब अचानक हुकूमत ने क़याम पाकिस्तान से किराएदारी पर कायम दुकानात को असर नौ नीलाम करने का फ़ैसला किया है। मौजूदा हुकूमत जो खुद रोज़गार देने के नारे पर वजूद में आई है, अब हज़ारों ख़ानदानों से इनका सूरत हाल, इनका रिज़्क़ छीनने और माशी इत्तिसाल करने पर जो आवाम पर मुसल्लत करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, उन पर एक्शन लिया जाए। ऐसे हालात में जबकि महंगाई के हाथों तंग और बिजली के बिलों के सताए हुए आवाम लोग खुदकशियाँ करने पर मजबूर हैं, ऐसे में अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने वाले इन दुकानदारों पर भी रोज़गार को तंग न किया जाए। 75 साल से इन दुकानात से हलाल रिज़्क़ कमाने वाले ताजरों से रोज़गार छीनना कहाँ का इंसाफ है। इनका कहना है कि ताजरों के ख़िलाफ़ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत साजिश हो रही है। चंद सरमायादार छोटे ताजरों से रिज़्क़ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूरत हाल से पंजाब भर में बिलखसूस बिहाड़ी और दीगर ज़िला में बेरोज़गारी के साथ साथ अमन व अमान के मसाइल बढ़ जाएंगे, जो हुकूमत के लिए बड़े बुरे नताइज हैं, जिससे सिविल सोसाइटी अंजुमन ताजरान इंतहाई बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार है। लिहाजा इस्तदा है कि मेरी इस तहरीक को बाज़ाब्ता करार देकर इस सवाल में बहस करने की इजाज़त दी जाए। मैं बोला जी जनाब, डिपार्टमेंट इसमें मैं पहले भी, क्योंकि बात हो रही थी, इंटरप्ट नहीं किया है। इसमें जो एक मैटर है कॉलोनीज डिपार्टमेंट से रिलेटेड, एक लोकल गवर्नमेंट से, तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट में इस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो आप क्योंकि बात कर रहे थे, मैंने दो इंटरेक्ट नहीं करना ने मुनासिब नहीं समझा, तो ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट से मुतल के दोनों बातें नहीं हैं। इसमें जनाब चेयरमैन मेरी ये गुजारिश होगी, चूँकि वो आज मौजूद नहीं है, मेंबर कॉलोनी तशरीफ़ नहीं ले आए हैं, तो इसमें आप डायरेक्शन जारी करें, क्योंकि बहुत सारे जैसे राव काशिफ साहब समुंदरी से मामला जो है उसको दोबारा से, ये पहले मामला रुक गया था उस वक्त के लिए, क्योंकि ये सीएम साहबा ने भी इस पे कहा हुआ है कि इसका कोई डिसीजन करें, तो अभी वो कोई फाइनलाइज नहीं हुआ, तो दोबारा से वो प्रोसेस नीलामी का शुरू हो गया है। अब लोगों में इस पे शदीद जो इज़्तिराब है, इश्तियाल है, तो रेस्टलेस है, तो डायरेक्शन कमेटी जारी करे। एक तो मेंबर बेशक ये टैक्सी हैं, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिपार्टमेंट को, ये कमेटी का कंसर्न जो है वो वहाँ पहुँचाएँ और इस मामले को उस वक्त तक रोक दिया जाए जब तक इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। तो ये मेरी सबमिशन होगी कि चेयर जो है वो डायरेक्शन जारी करे इस पे। चेयरमैन साहब, आपकी इजाज़त से मेरा ख्याल है ये जुमे वाले दिन गया हूँ समुंदरी वापस। जुमे से लेके आज जो टाइम हो चुका है तकरीबन 1:45 हो चुका है। ईमानदारी की बात है, संडे सैटरडे, आज सुबह मेरे कमरे में मेरा 8 बजे से लोग आने शुरू हो गए हैं। भी ये मसला आज से 2-3 माह पहले उठाया गया, स्टैंडिंग कमेटी में उठाया गया, चीफ मिनिस्टर साहबा के सामने भी उठाया गया। चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा भी रिविज़िट होगा, लेकिन महकमे की हटदर्मी देखें, लोग बेचारे 70-75 सालों से वहाँ बैठे हुए हैं। वो ठीक है, किराएदार ज़रूर हैं, उन्होंने 70-75 सालों में अपनी ज़िंदगी गुजारी। काश इन अफसरान को किसी दफ्तर से निकाल दिया जाए, फिर इन्हें एहसास हो अब भी उस आदमी के साथ क्या बीती है। 450 दुकानदार समुंदरी के हैं, 450 के साथ ये सिर्फ दुकानदार नहीं, 450 फैमिली हैं जिनके पीछे 5 और 10 अफराद शामिल हैं। ये पूरे पंजाब का मसला है। मुझे तो अफसोस होता है भी कभी कानून किराएदारी एक्ट होना चाहिए था। हर साल नीलामी होती थी, हर बड़े तरीके से। अब लोग कारोबारी ब्लैक मेलर लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने CDRs बनवा लिए दुकानदारों के ख़िलाफ़ जो 70-75 सालों से बैठे हुए हैं, ताकि कोई बारगेनिंग को इनको पैसे दिए जा सकें। तो मेरी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, ये सुप्रीम अदारा है, असम्बली सबसे सुप्रीम है, यहाँ से तमाम अदारों के कानून कवानीन बनते हैं। हमें आप फ़ौरन डायरेक्शन दें। जो नीलामी फ़र्ज़ करें समुद्री में नीलामी 24 तारीख को हो रही है, इसे फौरी रोका जाए। अगर ना रोका गया, ये हुकूमत के लिए नेक नामी का बायस नहीं बनेगा। ये गलत फ़ैसला, मेरी निगाह में ये गलत फ़ैसला है।
मैंने पहले ये अर्ज़ किया, काश ये अफीसरान सोचते वहाँ दुकानदार बन के फिर ये फ़ैसला करते, फिर मैं देखता ये किस तरह फ़ैसला होता। हुकूमत को दिखाया गया कि इस तरह अरबों रुपये इकट्ठे होंगे, अरबों रुपये इस तरह इकट्ठे नहीं होंगे। ये तो लोग एक दूसरे के मुकाबले में आएंगे, बोली देंगे, 1 महीने में तो चलो बैठ जाएंगे वहाँ लोग ने, आगे से पैसा कोई नहीं देगा। जिस तरह कोई कानून के मुताबिक 10% किराया बढ़ रहा है, उसे बढ़ा के 70-75 सालों से बैठे लोगों को डिस्टर्ब ना कीजिए। मेरी आपसे पूरी कमेटी से और खुसूसन महकमे से भी ये कहता हूँ, एज ए इंसानी हमदर्दी इस फैसले को रिविज़िट करें, और रिविज़िट करने से पहले तमाम नीलामियाँ रोक दें। ये आपका अख्तियार है, आप लीगल राय भी ले सकते हैं। ये असम्बली सबसे सुप्रीम है, कोई ऑफिसर या कोई अदारा से असम्बली से बरतर नहीं है। तो मेरी आपसे हम्बल गुजारिश है, इसे इंसानी हमदर्दी का समझते हुए, ना कि किसी पार्टी का, ना किसी इख्तलाफ की वजह से नीलामियों को फ़ौरन रोका जाए। थैंक यू वेरी मच। लीगल क्या ओपिनियन है जी इसके बारे में? सर इसमें डेफिनेटली डिस्पोजेस करना, ऑक्शन करना एज अ पॉलिसी मैटर जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करना होता है। और अगर कोई 24 तारीख को कोई ऑक्शन हो रही है, जैसे मोहतरम मेंबर ने बताया, डेफिनेटली उसे किसी न किसी लेवल से उसकी अप्रूवल हुई होगी। जहाँ तक ओनरशिप ऑफ स्टेट लैंड का मैटर है, एक लॉ होता था, लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन, कि 10-12 साल कई जगहों पे था, कईयों पे था 25 से 30 साल कोई पोजीशन में रहे तो उसका कोई राइट क्रिएट हो जाता था। इट्स नो मोर, वो अब कोई लॉ नहीं है हमारे पास। अगर हम प्रैक्टिस देखें, फेडरल गवर्नमेंट का जो इवैक्यू बोर्ड है, उसमें अभी मोर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों के केसेस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजंस दिए हैं कि लोग 70-70, 80-80 साल से प्लाजे बना के बैठे हुए हैं, तो उनको इवैक्यू बोर्ड ने उनको डिस्पोजेस कर दिया। दे डोंट हैव कैरी एनी राइट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर जो कि उन्होंने 70-80 साल से उसके वो बनाया था। सो ये आई थिंक जो इसमें वर्डिंग है मोशन की, इट्स वेरी रीज़नेबल कि डेफिनेटली एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने। गवर्नमेंट को डेफिनेटली कोई एक अच्छी पॉलिसी इसके ऊपर, एंड आई एम श्योर कोई ना कोई पॉलिसी होगी भी, तो अगर रेलिवेंट डिपार्टमेंट आ जाएगा तो वो बेहतर पोजीशन में होगा। लीगल पोजीशन मैंने आपको बता दी है कि एज लॉन्ग एज द ओनरशिप इज विद द गवर्नमेंट, इट्स गवर्नमेंट्स लैंड। साहब आपकी इजाज़त से, मैं इंक्रोचर की बात नहीं कर रहा, ना मैं इंक्रोचर की वकालत कर रहा हूँ। मैं उन दुकानदार जो किराएदारी एक्ट के तहत वहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब की बात है, इसकी दोबारा मीटिंग बुला लें और उसमें सीनियर मेंबर साहब मैं और थोड़ा सा एक पॉइंट और रेज करना चाह रहा हूँ कि इसमें हुआ बेसिकली ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक रेंट असेसमेंट कमेटी बनाई गई जी, जिसको उन्होंने जो प्राइवेट लैंड रेंट पे दी हुई हैं मुख्तलिफ लोगों ने, उसके रेंट को मद्देनज़र रख के उन्होंने 400 गुना 500 गुना रेंट जो हैं वो बल्दिया के या गवर्नमेंट के वो बढ़ा दिए। अब उसमें जो लोग बैठे हुए हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि हमें खाली प्लाट दिए गए थे, हमने उन पे दुकानें बनाई हैं अपनी पॉकेट से और अरसा दराज से वहाँ पे बैठे हुए हैं। उसमें भी 2-3 तरह के लोग हैं कि एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास आ गई। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये भी किया गया कि उनका जो रेंट एग्रीमेंट था वो साल से रिन्यू ही नहीं किया गया। वो पहले वाला रेंट पड़ा हुआ है, रेंट एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, बंदे तीसरे चौथे के पास आ गई है, वो इदारे में जाते हैं, इदारे वाले कहते हैं जी आप बैठे हुए हैं बस ठीक है। अब रेंट असेसमेंट कमेटी को बुनियाद बना के उनको डिस्पोजेस करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जबकि लॉ ये है जो एक प्रिंसिपल वो है तय है रेंट के हवाले से कि एनुअली 10% इंक्रीज़ होता है, तो वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसको बढ़ा के वो रेंट दे रहे हैं, जमा करवा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसे भी हुआ कि इदारों ने वो रेंट लेने बंद कर दिए लोगों से, लोग कोर्ट्स में चले गए, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए कि आप इधर अदालत में जमा करवाते रहें। तो ये इशू चल रहा है। इस पर राव साहब ने, अमजद भाई ने और साकब भाई ने जो कहा कि जो ये 24 तारीख को नीलामी हो रही है, बड़ी हम्बल सबमिशन है हमारी कि इससे गवर्नमेंट ने जो करना है या जो लॉ हमें इजाज़त देगा वो अपनी जगह पे है। अगर वो 24 को वो नीलामी रोक दी जाए और यहाँ बैठ के सारे जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो साहबान तशरीफ़ ले आएँ, यहाँ डिस्कशन हो जाए, फिर हम किसी नुक्ता पर पहुँच जाएँ तो उसको फर्दर मूव कर लिया जाए।
जब असेसमेंट हुई उसमें ना किसी ताजे से मशवरा किया गया, ना किसी वामी नुमाइंदे से किया गया। ये बैठ के बाज़ार में जाके प्राइवेट दुकान तो बनी है, अभी वो 70 साल से बैठे हुए हैं बेचारे। इसमें मेरी एक प्रिविलेज मोशन है इस पर कि जो कानून के मुताबिक 2019 का जिस पॉलिसी की ये बात करते हैं उसके मुताबिक जो कमेटी फार्म हुई थी ना, उसमें मेंबर प्रोविंशियल असम्बली उसका हिस्सा था। अब दरमियान में आके जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो अफसरान ने नहीं वो MPA को निकाल दिया ताकि कोई बात ही ना करे। मैंने इस पे प्रिविलेज मोशन दी है, वो अभी तक पेंडिंग है, उसका डिसीजन नहीं हुआ कि आप एक अवामी नुमाइंदगी का जो राइट है ओवरसाइट का, उसको आप निकाल के, इसका मतलब आप वहाँ बार्गेन करना चाहते हैं। तो उस पर मेरी वो प्रिविलेज मोशन है, वो अभी तक पेंडिंग है। तो इसी हवाले से है कि इसको रिविज़िट किया जाए। उसमें स्टेटमेंट भी है SMBR का कि जी हम इसको रिविज़िट कर लेते हैं। तो लेकिन अभी तक चूँकि वो दोबारा लगी नहीं कमेटी में, तो उस वजह से वो लटक गया हुआ मामला। तो मेरी इसमें यही सबमिशन है कि ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जिसको उस वक्त तक के लिए इस डायरेक्शन के साथ कि उसको रोका जाए जब तक ये कोई फ़ैसला कमेटी की मीटिंग होती है। SMBR साहब को बुला लिया जाए, मेंबर कॉलोनीज़ भी आ जाएं, सेक्रेटरी कॉलोनीज़ भी आ जाएं, ताकि सारे मामले को देख के उस पर बात की जाए। 2-3 दिन नीलामी रोक दी जाए तब। बेसिक तो ये है, नहीं तो कल को तो फिर बड़े मसले बन जाने। और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को बंद कर दें, उसको SMBR को कर दें। SMBR असल रोल SMBR और DC का है। हाँ, DC का एग्जीक्यूशन तो उसने करवानी है ना जी। चलिए हम कमेटी की तरफ से पूरे रिकमेंड करते हैं कि ना करें, ऑर्डर दें, ऑर्डर जारी करें, डायरेक्शन दें। ऑर्डर रिकमेंडेशन वो हम कल मीटिंग रखो जी बारे सारे बुलाओ। SMBR आ रहा है, उनकी जगह कोई और आ जाए। ये अहम, इससे बड़ा मसला तो कोई नहीं है। फिलहाल कल बुला लें फिर SMBR अगर नहीं है तो कोई उनका जरा कोई बताया तो उसी वो आ जाएगा। हाँ, इसका उसको पहले तुसी मीटिंग रख लो तभी तो उन्होंने गल कर मेंबर कॉलोनी SMBR तो है ना, SMBR नहीं, मेंबर कॉलोनी का सेकंड भी तो कोई होगा ना, सेक्रेटरी आ जाए ना, सेक्रेटरी कॉलोनी से। चलिए असम्बली की तरफ से ये रिकमेंडेशन भी है, हमारी कमेटी की तरफ से ये रिकमेंडेशन भी है और डायरेक्शन भी है कि जब तक इस चीज़ पे पूरा ब्रीफ नहीं किया जाता कमेटी को, तब तक के लिए ये जो है वो रोक दी जाए जो प्रोसेस हो रहा है नीलामी का, क्योंकि प्रिविलेज मोशन भी इस पे चल रही है और बाकी भी तमाम जो इस सूबे की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं MPs वो यहाँ पे मौजूद है और उन सब की रिकमेंडेशन यही है इस कमेटी की पूरी की तरफ से कि इसको रोका जाए और नेक्स्ट मीटिंग तक इसका एक प्रॉपर लाए अमल तय करके उसके बाद इसकी नीलामी की जाए। ये ज़रूर आप उनको कहें और मीटिंग हम जी अगर वो जो भी हमारा एक लाए अमल इस पर तय हो, जो लाए अमल तय हो उस पर हम आगे काम करें। इसमें गुजारिश ये है कि शायद ये लोकल गवर्नमेंट का भी मामला हो, इसमें लोकल गवर्नमेंट का भी तो उसमें अनऑफिशियली तो मैं कम्युनिकेट कर दूंगा, काइंडली अगर सेक्रेटेरिएट से ऑफिशियली कन्वे हो जाए। नहीं सर, मेरी गुजारिश ये है कि मैं किसी को ऑफिशियली नहीं कन्वे कर सकता, डिपार्टमेंट डिसाइड हो गया, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा ये। सर हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो डायरेक्शन है वो ऑफिशियली दोनों डिपार्टमेंट्स को कन्वे कर दी जाए। जी ऑफिशियल जीते आप अनऑफिशियली आज कन्वे कर दें, ऑफिशियली कन्वे हो जाएगा। हाँ जी, ये सब DC कमिश्नर SMBR लोकल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सब पंजाब करेंगे। वो तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थैंक यू वेरी मच।
पॉलिसी फैसला डायरेक्शन जो या जो भी आपने रिकमेंडेशन डायरेक्शन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देंगे ना, बोर्ड ऑफ आप रेवेन्यू फिलहाल पंजाब फिलहाल कर दें। हाँ करेंगे। ये जहाँ पे भी ये 24 तारीख या जिस तारीख को है, सब पूरे पंजाब में यही डायरेक्शन है और यही रिकमेंडेशन है कि इसको रोका जाए। थैंक यू जी, सबका बहुत शुक्रिया।